अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू करने के हवाले से अभी तक मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। एक तरफ ईरान ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया है। रॉयटर्स ने ईरानी खबरसां एजेंसी के हवाले से बताया कि खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया है। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर का यह भी कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की धोखादही की वजह से बंद की। अमरीका ने अपने वादे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की पहली शर्त की ही खिलाफ वर्जी की। लेकिन दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम कुछ देर में स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड पहुंचकर मफाहमती यादाश्त की पैरवी और उस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। उन्होंने कहा कि अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो समझौता खतरे में पड़ जाएगा। इस्माइल बकाई ने यह भी कहा कि अगले फरीक को जल्द अज जल्द जरूरी इक़दाम करना होंगे। इसके साथ साथ अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने भी कहा है कि अमरीका ईरान के दरमियान मामला जो है वो ठीक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान है उसके साथ मुज़ाकरात कल हो सकते हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में मौजूद है और मैं भी अगले 2 रोज में जो है वो स्विट्जरलैंड जा सकता हूं। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने भी गुज़िश्ता रोज ये रिपोर्ट किया था कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हफ्ते को वहां जाएंगे, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए तेहरान पहुंच चुके हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह बताया कि मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सीनियर ईरानी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका से इसराइल को शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का भी मुतालबा किया था। इब्राहिम अजीजी ने कहा था कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त की पहली शर्त पर अमल करने में नाकामी का मुजाहरा किया। ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने भी कहा था कि अगर अमरीका मुआहदे का एहतराम करने और इसराइल को इसकी शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने में संजीदा है तो ईरान और अमरीका के साथ मुज़ाकरात को आगे जो है वो बढ़ाने के लिए जो है वो तैयार है। हिजबुल्लाह से जंगबंदी के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले भी जो है वो बदस्तूर जारी हैं। आज होने वाले ताज़ा इसराइली हमलों में बच्चों समेत 16 अफराद वहां पर जाँ बहक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने जनूबी लबनान का जो इलाका है वहां पर 4 मरतबा बमबारी की। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का यह कहना है कि वो जंगबंदी पर कायम है, लेकिन लबनानी सरजमीन पर कब्जे की इसराइली कोशिश का मुकाबला करेंगी। जबकि अमरीकी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि लबनानी इसराइली मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो 23 से 25 जून तक अब वाशिंगटन में होगा। यह ऐलान अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और लबनानी सदर जोसेफ ऑन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद किया गया। वाशिंगटन पोस्ट में एक शाया होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि नेतन्याहू अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे की राह में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जो है वो इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि इसराइल अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। अमरीकी रहनुमाओं को बहुत मोहतात होना होगा और अपने मुल्क का मफाद देखना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे में पाकिस्तान ने हमारी मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। फील्ड मार्शल अपने वजीर आजम का बहुत एहतराम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो ईरान के साथ तनाज़ा था उसमें शामिल ना होने पर वो चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। जाती तौर पर चीन से कहा कि वो आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तवानाई की तरसील पर बहुत ज्यादा इन्हिसार के बावजूद मुदाखलत ना करे और चीनी सदर शी जिनपिंग ने तनाज़े से बाहर रहने पर इत्तफाक भी किया। इस मुज़ाकराती जो प्रोसेस है उसका मुस्तकबिल क्या है, इस पर प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। आसिफ दुरानी साहब पाकिस्तान के साबिक सीनियर सफारतकार और नुमाइंदा खुसूसी रह चुके हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे सबसे पहले इसी हवाले से बात करते हैं। आसिफ दुरानी साहब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिफ दुरानी साहब, हम देख रहे हैं रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी जो है वो देखने में आ रही हैं। आपके ख्याल में ये जो रुकावटें हैं इनका जिम्मेदार कौन है? जी शुक्रिया रहमान साहब। मेरे नज़दीक तो इजराइल जो है वो स्पॉइलर है, और वो जब ये मुज़ाकरात चल भी रहे थे तो ये उन्होंने जेनोसाइडल प्रैक्टिसेस तो जारी रखी थी। लेटेस्ट जो है वो सदर्न लबनान है जहां वो कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जो
एमओयू है उसका पहला ही जो वो है पॉइंट या उसकी शिक, उसमें comprehensive peace इंक्लूडिंग लेबनान, उसका जिक्र उस फिक्रे में तकरीबन 3 मरतबा लेबनान का जिक्र है। और ये इसराइल के लिए जो है नाकाबिल कबूल लगता है, अगरचे अमेरिकन प्रेशर से इस पे काबू पाया जा सकता है। और अब इतलात यही हैं कि उधर अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डाला है और इधर ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो हिजबुल्लाह पे इस्तेमाल किया है। तो सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इस दौरान जब तक ये इफेक्टिव सीज फायर हो उसमें यकीनन खिलाफ वर्जियां होगी और इसराइल जो है वो मैक्सिमम अच्छा। कोशिश करेगा कि उसने अब तक जो सदर्न लेबनान में जो कब्जा किया है उसको कंसोलिडेट करे। जी इस मफाहमती यादाश्त के बाद अमेरिका और इसराइल की जो पोजीशन है और जो बयानात हमने देखे, आपके ख्याल में ये जो इनके दरमियान अभी एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ दोनों का हमें नज़र आता है, ये इनकी रिलेशनशिप की किस तरह से अक्कासी करता है? देखिए, अमेरिका को अपना जो है ग्लोबल जो इंटरेस्ट है अपने उसके, वो उसको वॉच करना है। इसराइल के जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट नहीं हो सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा रहा और उसने यही वजह है कि इसराइल में को जब ये शय मिली है तो उसने साबरा शतीला के मसैकर हुआ 92 में, और उसके बाद आपने देखा कि सब्सिक्वेंटली वो वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करते रहे हैं। अब ये गाजा आ गया है जहां कहा जा रहा है कि 70% गाजा स्ट्रिप पर वो कब्जा कर लेंगे। फिर सदर्न लेबनान की बात आ रही है, तो ये विदाउट अमेरिकन सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। वजह ये है कि अगर आप इसको सिक्योरिटी अच्छा। काउंसिल में ले जाते हैं तो वहां पे अमेरिका अपना वीटो का इस्तेमाल हम्म। कर देता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि ठीक है। अमेरिका ने कभी वीटो वो कभी जो है इसराइल की सरजनिश नहीं की। मसलन आप ये जो रेजोल्यूशन 487 है, ये भी 91 में अडॉप्ट हुई। उसमें इसराइल हाँ। पे से मुतालबा किया गया है कि वो अपनी न्यूक्लियर तनसीबात जो है IAEA सेफगार्ड में दें और IAEA इंस्पेक्शन पे दें। आप ये देखें कि इसराइल एक यानी उसके ये एक औकात है, उसका ये हैज चीक्स टू टेल ईरान टू डी न्यूक्लियराइज, जबकि खुद ईरान जो इसराइल जो है वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो ये कितना बड़ा तजाद है। जी। ये तजाद जो है वो अमरीकी ठीक। सपोर्ट की वजह से कायम है, वरना तो इसराइल का जो है सही। हाल वही होना चाहिए जो ईरान पे जिस तरह का प्रेशर अमेरिका हाँ। की तरफ से डाला गया या वर्ल्ड प्रेशर जो है वो लेकिन ईरान पे डाला। राइट कुरान साहब, ये जो जेडी वैंस की तरफ से हालिया बयानात हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन अमेरिका की मौजूद है। आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में भी इन ताल्लुकात को डिफाइन कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि अमेरिकी पॉलिसी साजों के लिए इसराइल से दूर जाना बहुत मुश्किल है? फिलहाल तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इस MOU पर पूरी तरह से अमल हो और 60 डेज के अंदर जो शराइत हैं ईरान ने मानी है और जो अमेरिका ने मानी उनको पूरा किया जाए। और इसमें अगर इसराइल रोड़े अटकाएगा तो मुश्किलात होंगी और इसराइल की सरजनिश भी होगी, जो कि हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि हाँ। विदाउट अमेरिका इसराइल का वजूद ना होता और मेरे बगैर जो है नेतन्याहू का वजूद ना होता। तो ये अहम है। इसी तरह जेडी वांस ने जिस तरह कल स्टेटमेंट दिया है वो भी बड़ा क्लियर है। इसलिए ईरान को इसराइल को ये अब उन्होंने वार्निंग अब पब्लिकली ये दी है। ये ऐसा नहीं है कि उसको क्लोज डोर में जी। उनकी सरजनिश हुई है या उनको वार्न किया गया है। तो ये अहम डेवलपमेंट है यकीनन। और इसमें अब असल में बड़ा इम्तिहान अब अमेरिका का है। ईरान ने तो अपना जो हिस्से का जो एश्योरेंसेस ठीक। हैं, जो डील है, वो तो उसने पूरा किया है।
और अब जो मुज़ाकरात की राह निकलती नजर आ रही है, सबसे अहम इशू तो न्यूक्लियर है, 14 नुकात में भी उसका जिक्र है। आपको लगता है कि माइनस इजराइल कुछ और भी रोड ब्लॉक्स हैं इस बातचीत के अमल में? एमओयू की हद तक तो उन्होंने जो भी मुश्किलात थी वो आपने अगर देखा हो तो वो पूरे किए हैं। और इजराइल का आप ये कहना कीजिए हम तो इसका हिस्सा नहीं, तो ये उनकी डबल स्पीक है। शुरू दिन से जो है मुज़ाकरात उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं एतराज किए जब अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा, और फिर ये जो है कि अमेरिका ने जो वार्निंग दी थी कि वो दोबारा अटैक कर देगा, तो उस वक्त वो इजराइल तैयार बैठा था। लेकिन वो मुज़ाकरात जो है जब साथ चल रहे थे तो उस वक्त वो खामोश रहे। तो अब ये आखिरी वक्त में कीजिए हम तो उसमें शामिल नहीं थे, ये उनके एक बहाना है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका अपना दबाव डाल के इस पे काबू पा सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आकर इसी से जुड़े कुछ और इश्यूज पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है, इस पर प्रोग्राम में बात हो रही है। एक बड़ा इशू इसमें जो है वो लबनान का है। लबनान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। आदिल सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लबनान एक बड़ी रुकावट जो है वो नजर आ रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि यहाँ पर जंग बंदी या इसके जो सीज फायर के ऐलानात हुए उसके बावजूद जो है वो खिलाफ वर्जियां जो है वो जारी नहीं। बुनियादी वजह आपको वहां पर जंग बंदी ना होने की, इसराइली हमले जारी रहने की क्या नजर आती है? देखिए, बुनियादी तो मेरा जो अपना ख्याल है कि वो ईरान एक अभी एक पोजीशन ऑफ एडवांटेज पे है और उसने अपने जो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस यूज किया इस रीजन में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को करने के लिए, तो उसमें हिजबुल्ला और इन ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी हाथ रहा है। तो वो इस वक्त वो कोई अगर सिग्नल इस तरह से दे कि उनको अबैंडन करें तो ईरान की क्रेडिबिलिटी काफ़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। चूंकि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट कर रहे हैं तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज वो एक लेवरेज रखना चाहते हैं। एक दूसरे एंगल से भी देखें कि ईरान को ये भी पता है कि इजराइल जो है वो ये एमओयू को सबोताज करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ईरान उस चीज़ पे कोई कंसेशन दे भी जाए लेबनान पे, तो इजराइल जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो कोशिश यही रहेगी उनकी कि ये एमओयू जो है इम्प्लीमेंट ना हो। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ईरानियंस को भी पता है कि सिंसेरिटी इजरायलीज की तरफ नहीं है। अगर वो कोई यूनिलैटरली कंसेशंस देते भी हैं, कुछ वो निगोशिएशंस में चल पड़ते हैं कि जी लेबनान को बाद में करेंगे, उनको पता है बाद में नहीं होगा। तो इस वक्त दोनों बल्कि तीनों पार्टीज, इजराइल तो एक नॉन एग्जिस्टेंस एमओयू के अंदर है लेकिन मेन पार्टी तो है जिसकी वजह से सब कुछ एक तरह से हुआ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान अपनी अपनी पोजीशंस को एक तरह से स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि नेगोशिएशन जब टेक्निकल लेवल पे जाए, डिटेल्स में जाए, तो अपने इंटरेस्ट को किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आदिल सुल्तान साहब, इसराइल का इसरार आपको इस चीज पर क्यों नजर आता है कि वो अमेरिका की नाराजगी के बावजूद ये अपनी कार्रवाइयां वहां पर जारी रखे हुए है? इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट लेबनान ओनली। आप उसका गजा में देख लें, सीरिया में देख लें, इजराइल का रोल, उसका जो इंटरेस्ट तो यही है कि रीजन टर्मोइल में रहे। अगर कोई पीस आता है, ईरान की पोजीशन स्ट्रांग होती है, बाकी रीजनल कंट्रीज भी वो एक तरह से उनको भी एक इनसिक्योरिटी जो है वो, अगर उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कम हुई, अगर हाइपोथेटिकली ये पीस हो जाए, तो वो इजराइल के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि उसका जो एक्सपेंशन या ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो उस तरह से फुलफिल नहीं होता। तो ये गजा का आप देख लें, बोर्ड ऑफ पीस बना, उस वक्त भी उन्होंने एक तरह से एम्बैरस किया यूनाइटेड स्टेट्स को, ट्रम्प को, फिर उसने सीरिया में जो कुछ करते रहे, फिर लेबनान में किया है। तो इजराइल तो इस तरह की चीज़ें वो एक्सक्यूजेस करता रहेगा, बिकॉज उनका एंड ऑब्जेक्टिव तो एक डिफरेंट है। उनका ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है कि इस रीजन में पीस आए, उनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि उनके इंटरेस्ट या उनका जो एक्सपेंशन का जो एजेंडा है वो किस तरह से फुलफिल होता है, और वो इसी तरह से होता है कि इनसिक्योरिटीज़ रखे इस रीजनल कंट्रीज़ के अंदर और बाकियों को एम्ब्रॉयल रखे अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात रहे ताकि इजराइल अपने इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके और अपना एक्सपेंशन को, एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सके।
राइट। अब आदिल सुल्तान साहब, आपको क्या लगता है, ये अब मुज़ाकरात में एक रुकावट के तौर पर तो नजर आ रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी रुकावट है? क्या ये पूरे प्रोसेस को डीरेल कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि तवक्को रखी जा सकती है कि इसके बावजूद भी जो मुज़ाकराती अमल है वो जारी रहेगा अपनी जगह पर? डीरेल करने की तो पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस भी एक बड़ी हाइप बनी थी जब ट्रंप ने एक लीड ली थी, उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, पाकिस्तान भी था। तो इवेंचुअली उसका देखिए अभी कोई बात नहीं हो रही और गजा की भी बात नहीं हो रही। तो इसी तरह से इसका चांसेस तो हैं, लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आई है, जेडी वांस की तरफ से आई है, ट्रंप की तरफ से भी आई है, वो एक आपके अनप्रेसिडेंटेड थी कि जिस तरह से उन्होंने इजराइल को कॉल आउट किया है और इजराइल को एक तरह से वो एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि जी आपकी जो पावर है इस रीजन में वो हमारी वजह से है। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है टुवर्ड्स इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स की, ट्रम्प की और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो जो एमओयू जिस तरह से हमने देखा है निगोशिएट हुआ, इतना अरसा लगा, इतने एफर्ट्स लगे, इतनी सारी पार्टीज उसके अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स भी शायद इस वक्त नहीं चाहता कि कोई ब्रेकडाउन हो और उसको पर फोर्स कोई मिलिट्री एक्शन हो, बिकॉज उसने मिलिट्री यूज करके देख लिया है। तो वो भी एक इसमें उनका काफी इंटरेस्ट है कि एमओयू सस्टेन रहे। लाइकवाइज ईरान को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि जो एक कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से एंड हो रहा है, एंड तो नहीं मीन्स के जैसे पॉज हो रहा है, वो एक फेवरेबल पोजीशन पर हैं। तो इस वक्त वो निगोशिएट करके अपनी सैंक्शंस को भी और चीजें भी वो मनवा सकते हैं। तो उनकी भी कोशिश तो यही होगी कि किसी ना किसी तरीके से ये एमओयू एक बेसिस बने और हम आगे निगोशिएशंस करें उसके ऊपर। तो यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान प्रॉब्ली तो इस वक्त उनके वो काफी सीरियस है और इसी वजह से उन्होंने ये पुश कर रहे हैं। लेकिन स्पॉइलर जो मेन पार्टी इजराइल ऑब्वियसली वो तो एक एफर्ट करते रहेंगे कि किस तरह इसको सबोताज करें। राइट। और ये जो आबनाए हुर्मुज की बंदिश की खबरें हैं, मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, आपके ख्याल में जो है वो ये कितनी बड़ी रुकावट जो है वो साबित हो सकता है? आपको लगता है कि इसके भी बावजूद चीजें आगे बढ़ती हुई हमें नजर आएंगी? लगता तो यह है कि दोनों साइड जो है चाहती है, जैसे मैंने अभी कहा था, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान इसको आगे ले जाने के लिए। तो ये शायद ये इस चीज को कि जो अगर थोड़ी बहुत नहीं, लेबनान के अंदर जो हो रहा है वो एक एमओयू का एक पहला एक आर्टिकल फर्स्ट का हिस्सा है कि लेबनान में सीज फायर हो। तो ईरान को भी पता है, यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है। तो हो सकता है कि वो फॉर द टाइम बीइंग इस चीज को वो एक डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल प्रेशर यूनाइटेड स्टेट्स यूज करके इजराइल को स्नैप करता रहे और मीनवाइल ये नेगोशिएशंस आगे बढ़े। बिकॉज इस स्टेज पर आने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और ईरान ने भी एक जिस तरह से नैरेटिव अपना बिल की एक पोजीशन ली है, तो वो उसको अनरेवल नहीं करना चाहेंगे इस प्रोसेस को। तो ये हरमुज का जो अगर है जिस तरह से उन्होंने एक सिग्नलिंग की है, बिकॉज वो तो कह रहे हैं कि जी आपने पहली ही शिक की जो है खिलाफ वर्जी की या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ईरान इस वक्त शायद वो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपेसिटी को भी टेस्ट करना चाहता है कि वो किस हद तक सीरियस है इसराइल को रिस्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो उसको रोक सके तो यस वो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा ईरान के लिए कि यस वाकई यूनाइटेड स्टेट्स एक निगोशिएट करने के लिए, एक डील निगोशिएट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स बियॉन्ड स्टेटमेंट्स अगर इसराइल को रोक नहीं सकता, तो फिर एक वो नेगेटिव सिग्नलिंग होगी ईरान के लिए भी, एक चीज़ क्लैरिटी होगी कि जी हमें आगे शायद इनके साथ एंगेज करने में इतना फ़ायदा ना हो। तो ये हरमुज को उन्होंने सिग्नलिंग के तौर पर या एक प्री कंडीशन के तौर पर किया तो ज़रूर है, या जिस तरह से खबरें आ रही हैं, और हो सकता है कि इस पे कुछ निगोशिएशंस हो जाए कि इस वजह से आप बिल्कुल निगोशिएशंस डेडलॉक ना करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेकिन ईरान भी एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग करना चाह रहा है कि जब तक आप पूरी कंडीशन पहले उससे नहीं शुरू करते फर्स्ट आर्टिकल से, तो हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे। तो इस वक्त सिग्नलिंग हो रही है, लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, शायद ये इसको अनरेबल ना करे। लेकिन मजीद अगर इजराइल इस तरह से करता रहा तो डेफिनेटली फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी पब्लिक को जस्टिफाई करने के लिए कि वो क्यों इसके अंदर आए, या अपने अलाइज जो उस रीजन के अंदर है, जैसे ये हिजबुल्लाह वगैरह है, कि हम ईरान क्यों उसके अंदर एंगेज है जब एमओयू की सारी जो शरायत है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया आदिल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम खबर है। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला कर दिया गया है जिसमें पीटीआई के आम रहनुमाओं को सजा सुनाई गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। एटीसी जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में यह फैसला सुनाया। लेकिन दूसरी तरफ आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एनएफसी के मसले को आईनी अदालत ले जाने का फैसला कर लिया। केपी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज माली साल 2026-27 का बजट भी पेश किया था। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शफी जान का यह कहना था कि पहले 3 महीने का बजट पेश करने का इरादा था, जिसमें कानूनी पेचीदगियां आ रही थी। उनका कहना था कि वफाक को कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। ग्रांट बानी पीटीआई के साथ मुलाकात से मशरूत है। जब तक मुलाकात नहीं होती हम फेडरल हुकूमत को कटौती नहीं करने देंगे। अब ये जो बजट वाला इशू है, इस पर बात करने के लिए शफीउल्लाह जान साहब ही मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफी जान साहब, सबसे पहले तो ये चल रही थी बात कि 3 महीने का बजट पेश किया जाएगा या साल का होगा, लेकिन फिर फैसला हुआ कि पूरे साल का बजट जो है वो पेश किया जाए। तो क्या सोच थी, तरजीहात क्या थी कि पूरे साल का बजट पेश करने का ही जो है वो फैसला किया गया? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के बजट का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि हम चाहते थे कि बजट के लिए हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हो, और इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब ने पिटीशन भी जमा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुजम्मिल असलम जो मुशीर खजाना है वो भी उनके हमरा थे। उस पिटीशन पे फिर बेंच टूट गया, उसका फैसला नहीं आ सका। आपने देखा होगा कि जब भी मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस किस्म के जो भी फैसले होते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम अपने लीडरशिप से कंसल्ट करते हैं। तो हम भी चाहते थे कि बजट के बारे में हम इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उनसे कंसल्ट करें, उनका इनपुट हमें चाहिए था, उनकी विजन की अक्कासी हो इस बजट में। लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर हमने कानूनी माहिरीन को बैठाया। कानूनी माहिरीन से 3 से 4 दिन मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही। अफरीदी साहब उसको हेड करते रहे। अफरीदी साहब की ये जाती ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, जो कि एसेंशियल बजट कहलाता है, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं सूबे के हवाले से, उस पर मुश्तमिल होता है। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर ये फैसला पार्टी के सामने रखा गया और फिर पार्टी ने ये डिसाइड किया कि पूरे साल का बजट पेश किया जाए। अच्छा शफी जान साहब, आपने जो फेडरल ग्रांट्स के हवाले से फैसला किया है कि कटौती नहीं करने दी जाएगी, आपको नहीं लगता कि ये जो माली मामलात हैं वफाक और सूबे के दरमियान वो पहले ही जो है वो को बहुत मिसाली नहीं है और इससे मामला और ज्यादा खराब होगा? देखिए, पहली बात यह है रहमान साहब के एनईसी के इजलास में हमने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं होती, जिस कटौती की ये बात कर रहे हैं, जिसका शेयर 175 अरब खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, ये फैसला हम नहीं ले सकते। और सीएम अफरीदी साहब ने बड़ा क्लियरली वहां पे ये पैगाम इनको दिया था और इससे को हमने मशरूत किया है इमरान खान साहब के मुलाकात से। ये बहुत बड़ा फैसला है सूबे के हवाले से। सीएम अफरीदी साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनकी राय ली जाए, उनकी जो भी राय होगी तमाम सिचुएशन उनके सामने रखी जाएगी, वो जो भी फैसला करेंगे वो बनवान कबूल किया जाएगा। इतना बड़ा फैसला है। अगर ये नेशनल यूनिटी की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये फेडरल के साथ खड़े होने की, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर एक मुलाकात है, करवा दीजिए सीएम अफरीदी की इमरान खान साहब से। ये नेशनल कॉज से ज्यादा तो नहीं है कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी फेडरल ग्रांट नहीं दिया जा रहा, इस चीजों को मुंसलिक कर रहे हैं। बिल्कुल हम मुंसलिक करेंगे। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। इमरान खान साहब की वजह से ही यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत कायम है। जितने हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, ये सब इमरान खान साहब के मरहून मिन्नत है, उनका वोट लेके आए हैं। एक मुलाकात में क्या हर्ज है? ये क्वेश्चन तो उल्टा उनसे होना चाहिए कि आपने मुलाकात बंद की हुई है 7 महीनों से, फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, तिब्बी सहूलत उनको मिल नहीं रही, बेटों से फिर बात नहीं हो रही, वकला से मुलाकात नहीं हो रही, रुफकात से मुलाकात नहीं हो रही। अगर आप इतना ही ये बहुत बड़ा कॉज है तो फिर आप एक मुलाकात करवा दे। उस मुलाकात में इमरान खान साहब की जो भी राय होगी, जो भी फैसला होगा, वो सबके सामने रख देंगे। लेकिन हमने बड़ा कैटेगोरिकली इनको कहा है कि जब तक मुलाकात नहीं होती हम किसी किस्म की कटौती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट। ये जो शफी जान साहब, ये रिलेशनशिप तो बड़ी लॉपसाइडेड है, क्योंकि वहां से आपको पैसे मिलते हैं 1.6 ट्रिलियन है जो विफाक से आपके पास आता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 157 बिलियन जो है वो यहाँ से जो है वो जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करने दी जाएगी। लेकिन सूबा पहले ही अपने बकाया जात का मुतालबा कर रहा है, पेंडिंग इश्यूज हैं। तो आपको लगता है कि मुलाकात वाला मामला या इन मामलात के हल होने की कोई उम्मीद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है?
देखिए रहमान साहब, जब भी नून लीग की हुकूमत फेडरल में आती है तो इनका एक इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि बैक इन 90s जब इनकी हुकूमत कायम हुई तो इन्होंने आटा और गंदम बंद किया, तो यहाँ पे आटा नापैद था। अब जब 8 फरवरी के बाद यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हुई और उनको 17 सीटों पे भर्ती किया गया फेडरल हुकूमत को, तो तब से लेके आज तक मुख्तलिफ चीजें आप देख लें, कैबी लोड शेडिंग का दौराना इन्होंने बढ़ा दिया, फिर गैस की बंदिश, फिर गंदम की जो तरसील है उस पर पाबंदी, और फिर जो हमारे एक फाइनेंशियल इश्यूज हैं इनके साथ वो आपके सामने है कि हमारा 4,758 अरब रुपए इनके जिम्मे रहते हैं। एनएफसी अवार्ड में, एनएचपी में पैसे रहते हैं, ऑयल एंड गैस में रहते हैं, टोबैको सेस के पैसे रहते हैं, आईडीपीज के पैसे रहते हैं, जम अजला के पैसे रहते हैं। तो हमें तो अपना शेयर ये नहीं दे रहे। और अगर आप उसूली तौर पे देख ले तो आईनी लिहाज से पहले ये पैसे ट्रांसफर करेंगे सूबे को, अगर फिर सूबा इनके साथ एग्री करता है किसी भी ग्रांट में तो फिर सूबा इनको पैसे देंगे। अगर ये गैर आईनी इकदाम करते हैं कि ट्रांसफर से पहले ये पैसे काटते हैं तो इसके खिलाफ हम फोरम पे आवाज उठाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमारा शेयर भी हमें ना दें, फिर आप हमसे ग्रांट की तवक्को भी रखें, आप हमारे लीडर से मुलाकात भी नहीं करवाने दे रहे, लीडर को गैर कानूनी तौर पे अगवा आपने किया हुआ है, उसको तभी सहूलत नहीं मिल रही, फिर जम अजला के 300 अरब के जो हमारे फौरी पैसे बनते हैं वो उसकी अदायगी भी आप लेट कर रहे हैं। फिर एनएफसी आपने कहा कि हम अपडेट कर देंगे सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 180 दिनों में, तो ठीक है, फिर आप उसको जब अपडेट करेंगे तो उससे तो खैबर पख्तूनख्वा के एनएफसी का शेयर बढ़ेगा 14.7 से मेरे ख्याल में 16.9 या 17 तक जा पहुंचेगा। लेकिन जो हमारे बाकी पैसे हैं वो भी अभी तक अदायगी उसकी नहीं हो रही। अगर वो टाइम पे हमें मिल जाते तो हम उस पे अपने जम अजला में तरक्याती काम करते, वहां पे इंडस्ट्रीज लगाते, वहां पे सेहत के मराकज बनाते, तालीमी इदारे बनाते, दहशतगर्दी खत्म करने में हमें मदद मिलती। लेकिन ये जो एक इम्तियाजी सलूक है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, कि उसका पासपोर्ट तक ब्लॉक है, दूसरी सूबे की सीएम जो है वो पंजाब के पैसों के टैक्स के पैसों पे जहाज खरीद के कभी बाकू जाती है, कभी ब्राजील जाती है, फिर हम जब एहतजाज करने आते हैं तो आप हमें इस्लामाबाद एंट्री पॉइंट पे रोक देते हैं। तो ये तमाम तर तमाशा पूरी कौम देख रही है। हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से वफादारी की सजा ये दे रहे हैं, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम अपना मुकदमा हर फोरम पे लड़ेंगे और जहां तक कटौती की बात है वो मुलाकात से मशरूत है। जी, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, क्या ये तो नहीं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक कोई मुश्किल बन सकती है, बजट की मंजूरी के हवाले से ये बन सकता है? देखिए रहमान साहब, आपने कल देखा होगा कि इजलास में हमारे तमाम तर 92 एमपीएस मौजूद थे, तमाम लोग इजलास में शरीक हुए और तमाम लोग बजट को वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इशू बनेगा। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का सिक्का चलता है। अगर कोई भी इस किस्म की नीयत करता है या खाम ख्याली में है, प्रेशर ग्रुप में या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ख्याल रखता भी है, तो उनको महमूद खान के और परवेज खटक के जो नताइज है वो जहन में रखने चाहिए। आपने देखा होगा कि जिसने इमरान खान साहब से राह जुदा की, चाहे वो अलीम खान हो, जंगीर तरीन हो या बाकी कोई भी हो, तो वो पाकिस्तान की सियासत से खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। और जिसने इस पार्टी का, इमरान खान साहब का बयानिए का वजन उठाया, आज वो पाकिस्तान के सियासत के मंजरनामे में मौजूद है। तो इस किस्म के हमें कोई थ्रेट नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब बजट पे वोटिंग होगी तो हमारा नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। अफरीन साहब बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं, उन पे इमरान खान साहब का हाथ है, वो ओपनिंग बैट्समैन है इमरान खान साहब के, और जब तक इमरान खान साहब का एतमाद उन पे है, अल्लाह के बाद और इमरान खान के बाद अफरीदी साहब की कुर्सी को कोई भी इस वक्त मुश्किलात दरपेश नहीं है। और लास्टली, ये जो आज एटीसी का फैसला आया है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की को सजाएं हुई हैं, इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए बिल्कुल यास्मीन राशिद साहिबा या फिर महमूद रशीद साहब हो, इजाज चौधरी साहब हो, जो इस वक्त कोट लखपत जेल में हैं, जो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं, और आज जो 10 साल की सजा जो सुनाई गई है इनको गाड़ियों के जलाने के मुकदमे में, तो ये सरासर ज्यादती है। बात बड़ी वाज़ेह है कि तमाम मुल्जिमान का कोई ताल्लुक डायरेक्टली 9 मई के साथ नहीं है। ये अगर इस वक्त कैद में हैं या मुसीबतें झेल रहे हैं या कैद जो काट रहे हैं, तो वो उमर चीमा साहब हो या फिर महमूद रशीद साहब हो या यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये तमाम लोग जो है इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। ये गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद इस किस्म के फैसलों से
जो एक बात मुज़ाकरात के करते हैं, जो ये बात आगे बढ़ने की करते हैं, वो मजीद मुतासिर होगा। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम चाहते ठीक है। हैं कि एक जो भी 9 मई में मुलविस हुआ, आप सीसीटीवी फुटेज उनके लेके आए, उनके सबूत लेके आए और उनको सजा दें। लेकिन इस ठीक। तरह की जो इमरान खान साहब से राह जुदा नहीं कर रहा, जो इमरान खान साहब की पार्टी को नहीं छोड़ रहा, तो जी। उसको सजा पे सजा आप दे रहे हैं। और फिर जिसने इमरान खान साहब से राह जुदा की, अगर वो 9 मई में मुलविस भी रहा तो उसको बरी कर दिया गया। तो ये जिस किस्म के फैसले ठीक आ है। रहे हैं, इससे चीजें मजीद मुतासिर होंगी। राइट, ठीक, बहुत शुक्रिया। शफी जान हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम आपने देखा, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।